क्लैरिटी टू क्रैक चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैंने अभी तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है। तो अब मान लीजिए हम लोगों ने सीखा सबसे पहले मेरे फर्स्ट वीडियो में कि क्या करें, क्यों करें, ठीक है, किस तरीके से रिएक्ट करें। दूसरे में मैंने वीडियो में बताया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का परवाह नहीं करना है। आप अगर सही रास्ते पे हैं तो अपने डिसीजन पे अटल रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें अपने डिसीजन पे। कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी को कुछ प्रूव करने की। तीसरा मैंने रखा था कि जॉब होता क्या है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग देखते हैं जॉब पाना है, जॉब, उसका जॉब लग चुका है, इसका जॉब लग चुका है, यही सब सुनते हैं ना। तो जॉब एक्चुअली होता है क्या, उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। अब मैं आता हूँ कि अगर आपको एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको एक सुपर स्टूडेंट बनना पड़ेगा आज के डेट में। चाहे वो आप स्कूल लेवल में एक्सेल करना चाहते हो, या कॉलेज लेवल में एक्सेल करना चाहते हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी छाप छोड़ना चाहते हो, या आप टीचिंग जगत में ही कुछ करना चाहते हो, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो, हाउ टू बिकम अ सुपर स्टूडेंट। और हमेशा याद रखें, एक टीचर हो, चाहे एक ऑफिसर हो, चाहे एक क्रिकेटर हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोफेशन का इंसान हो, हर कोई स्टूडेंट ही होता है। हर कोई स्टूडेंट ही होता है। अंतिम साक्ष तक, अंटिल अवर लास्ट ब्रेथ, वी आर अ स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग एक स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट बिकॉज वी ऑलवेज टेंड टू लर्न। ठीक है, हमारा नेचर ही है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाउ टू बिकम अ सुपर स्टूडेंट। मैंने ये पीपीटी तैयार किया है काफ़ी एक्सपीरियंसेस को, अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद करने के बाद, साथ में मेरे खुद के कुछ इसमें ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिस जिस तरीके से मैं पढ़ता था। ठीक है, साथ में मैंने कुछ बुक्स का भी एनालिसिस किया है। ठीक ना, डीप वर्क जैसे एक किताब है, उसको मैंने पढ़ा है, समझा है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को समझ के पढ़ के मैं इस पीपीटी को तैयार किया हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सभी के सामने। यहाँ पे देखिए, पहले ही मैंने लिखा है फर्स्ट पेज में ही कि इट ऑल नीड्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। तो आपको माइंड में ये जरूर रहना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर जो नहीं करना है उसके पीछे आप पड़े रहेंगे तो फिर आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। भेड़ चाल में हम लोगों को नहीं रहना है, जो भी करना है बहुत क्लैरिटी के साथ करना है। क्योंकि मैं इस चैनल को लाने का मुद्दा मेरा यही है ना, कि बहुत बार क्या होता है, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग, हार्डवर्किंग लोग, सैक्रिफाइसिंग लोग उस लेवल का सक्सेस नहीं ले पाते हैं जिस लेवल का सक्सेस वो डिजर्व करते हैं। और उनसे काफ़ी कम हार्ड वर्किंग इंसान, उनसे काफ़ी कम टैलेंटेड पर्सन, या उनसे काफ़ी कम सैक्रिफाइस जो अपने लाइफ में किए हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा एक्सेल कर लेते हैं लाइफ में। तो क्या ऐसा डिफरेंसेस रह जाता है दोनों के साइकोलॉजी में, कि एक डिजर्विंग पर्सन अपने डिजर्व करने वाली चीज़ों को नहीं पा पाता है। तो इन चीज़ों की वजह से ही मैं ये चैनल लाया हूँ, क्लैरिटी टू क्रैक, ताकि जो डिजर्व करता है, वन हु डिजर्व्स शुड गेट व्हाट ही और शी डिजर्व्स। तो जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। चैप्टर 1 में मैंने रखा है द बेस। बेस मतलब बुनियाद। तो कुछ भी चीज़ को आप तैयार करें, एक बेस तैयार करना पड़ता है। स्टार्ट विथ जीरो ईगो। हमेशा याद रखिए, चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे क्रिकेट के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, म्यूजिक के फील्ड में हो, कहीं भी हो, आप में ईगो नहीं रहना चाहिए। एक शिष्य में अहंकार नहीं रहना चाहिए। एक विद्यार्थी जीवन में अहंकार रहना पाप के समान है। ठीक है, ये एक तरह का पाप है, क्योंकि अहंकार आपको सीखने नहीं देता है, अहंकार आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आप में ईगो जीरो होना चाहिए, एरोगेंस जीरो होना चाहिए। आप में सीखने की एबिलिटी होना चाहिए कि हाँ, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है। अगर आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाइएगा। मुझे बहुत कुछ नहीं भी पता है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि टीचर को भी सिखाने में आपको मजा आए। स्टे ग्राउंडेड, बहुत ही सिंपल, साधारण इंसान की तरह रहना है। कोई अहंकार नहीं, कोई झूठा शानो शौकत नहीं, कोई ज़्यादा माहौल बनाना नहीं। सिंपल रहें, बिंदास रहें। इनफ इज़ नॉट इनफ। याद रखिए, पढ़ाई के जगत में इनफ इज़ नॉट इनफ।
मतलब कभी ये फीलिंग अपने अंदर ना आने दे कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत कुछ सीख लिया। अगर ऐसा फीलिंग आएगा ना, तो आप नेक्स्ट 2 दिन पढ़ाई ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा मैंने तो इस दिन आज का दिन बहुत पढ़ा, तो मैं कल थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ या परसों थोड़ा एन्जॉयमेंट कर लेता हूँ। नहीं, आप चाहे जितना भी पढ़े हों, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। हैव अ नोटबुक फॉर डाउट्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। हमेशा याद रखें, जिस भी लेसन को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, आपके पास एक डाउट की नोटबुक होनी चाहिए, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ तो आप नहीं समझ पाइएगा ना। तो कुछ-कुछ चीज़ें जो आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको तुरंत आप डाउट बुक में आप नोट डाउन कर लें और उसको बाद में अपने टीचर से क्लियर करें। डिफिकल्ट वर्ड्स को भी आप लिख सकते हैं, बाद में उनको या उसी समय उनको डिक्शनरी में देखते रहें, और ताकि आपका वर्ड स्टॉक बहुत हाई लेवल का बनता रहे। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, या आप अपने मदर टंग में कुछ पढ़ रहे हो। रीड लेस बट एफिशिएंट ओवर रीड मोर बट नॉट एफिशिएंट। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करके मैंने दिखाया है कि आप कम पढ़ रहे हैं लेकिन एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं। जितना पढ़े हैं आपको वो याद है, आप वो समझ चुके हो। और एक तरफ है कि आप दिन भर पढ़े हो लेकिन आउटपुट ज़ीरो आया, तो किसमें फ़ायदा है आप ही बताइए? कम पढ़े लेकिन सॉलिड पढ़े ना, वही बात है। चैप्टर 2 फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब मुद्दा आता है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप जो भी घर में पढ़ रहे हैं या जो भी आप लोगों ने होमवर्क बनाया, क्लास वर्क किया या घर में पढ़ रहे हैं, छुट्टियों के दिन में पढ़ रहे हैं, आप सही पढ़े हो, सही समझे हो कि नहीं, इस चीज़ का आपको अप्रूवल चाहिए होगा। तो इसके लिए आप अपने टीचर्स को कॉन्टैक्ट करें कि सर या मैम, मैंने ये घर में पढ़ा था, ये चीज़ों को मैंने समझा था, क्या मैं सही समझा हूँ? क्या मैं एप्रोप्रिएट लेवल पे समझा हूँ सारी चीज़ों को? अगर मैं नहीं समझा हूँ तो प्लीज़ मैम या सर आप मुझे इन चीज़ों को क्लियर कीजिए। तो इससे टीचर को 2 चीज़ समझ में आता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा कोशिश कर रहा है खुद से। सेकंड चीज़ उनको लगती है कि बच्चा मुझे पूछने आया है, दैट मीन्स बच्चे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। वो टीचर आपको और अपना समझने लगेंगे और वो बहुत ही एफर्ट्स के साथ आपको समझाएँगे। मैं बच्चों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि सर इस चीज़ को जब भी हम लोग सर अपने टीचर्स को पूछते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या बोलते हैं बाद में आना, इसीलिए हम लोग सर पूछना छोड़ देते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि नहीं, 99.9% टीचर्स को कभी भी समझाने में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक शिक्षक है और एक सच्चा शिक्षक हमेशा चाहेगा कि मैं शिक्षा प्रदान करूँ, शिक्षा का आदान-प्रदान करूँ। अगर आप प्यार से एक जेंटल तरीके से किसी भी टीचर से आप पूछते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो बताना नहीं चाहेगा, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और अगर इन केस वो हेल्प नहीं भी करते हैं, तो और भी टीचर्स हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो अप्रूवल आप पा चुके हैं। उसके बाद आप जो भी कॉन्सेप्ट्स को सीखे हैं, अब उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ कि न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन, सपोज़ कीजिए लॉज़ ऑफ मोशन चैप्टर आप पढ़ते हैं। उसको आप लोगों ने पूरे डिटेल्स में पढ़ा। बहुत कुछ टेक्निकल वर्ड्स थे जो आप पहली बार देखे, उनको आप लोगों ने डिक्शनरी से क्लियर किया। आप लोगों ने अपने टीचर से अप्रूवल भी ले लिया कि सर मैं जो पढ़ा हूँ ठीक पढ़ा हूँ कि नहीं। ये जो भी कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स हैं, वो आप लोगों ने क्लियर किया। इसके बाद टाइम आता है न्यूमेरिकल्स बनाने का, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनाने का, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने का, न्यूमेरिकल्स बनाने का। ये सारा चीज़ आप बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार-बार। उसके बाद आता है रिविज़न करने का समय। फाइनली इट्स टाइम टू रिविज़िट। देखिए मैंने लिखा है चैप्टर 2 में कि फाइनली इट्स टाइम टू रिविज़िट। दोबारा विज़िट करने का मौका आ जाता है और आपको विज़िट करना है दोबारा, इसलिए इसका नाम है रिविज़िट। और रिवीजन भी वैसे ही आया है, रीविज़न, दैट मीन्स विज़निंग व्हाट आई हैव लर्न्ड और स्टडीड अगेन एंड अगेन, बार-बार वही चीज़ को देखना जो मैंने पढ़ चुका था, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं, तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि जब आप लोग सेम रास्ता में रोज़-रोज़ जाते हैं, तो उस रास्ता को आप कभी भी नहीं भूलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि आप कभी भी उस रास्ता को नहीं भूल रहे हैं। तो इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी होता है। नाउ यू आर डन विद द टॉपिक। अब आप कह सकते हैं कि आप उस टॉपिक को समझ चुके हैं। इसी तरह आपको सारे टॉपिक्स को, सारे चीज़ों को रिवीजन करना है, पढ़ना है, इस स्टाइल में, जिस स्टाइल में मैंने चैप्टर 2 में बताया है और चैप्टर 1 में बताया है। अब देखिए चैप्टर 3 डील करता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। अब देखिए कॉलेज जाने वाले बच्चों ने कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट लिया होगा। कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई सोचिए प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई
मान के चलते हैं कि कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है, ठीक है, कोई आर्ट स्कूल में एडमिशन ले चुका है, कोई कल्चरल रिलेटेड कोई चीज़ सीख रहा है, कोई फोक वर्क सीख रहा है, फोक आर्ट सीख रहा है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो नाउ यू आर अ ग्रोन अप, अब आप बड़े हो चुके हैं, आप में मैच्योरिटी लेवल आ चुकी है, सो यू रिक्वायर अ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स बिकॉज यू आर असाइंड अ प्रोफेसर। अब आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज। जिस भी सब्जेक्ट को आपने चुना है, जिस भी डिग्री या कोर्स में आप एनरोल्ड हुए हैं, उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट आपके लिए कॉलेज खोला है, आपके लिए प्रोफेसर्स को इतना रखा हुआ है, प्रोफेसर्स को असाइन किया हुआ है ताकि प्रोफेसर्स आपको हेल्प कर सके आपके रिसर्च में। तो इन डेप्थ नॉलेज का टाइम आ चुका है। अब आपको क्या करना है ना, बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ना है, बहुत डिटेलिंग के साथ, बहुत डीप जाके पढ़ना है। इफ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन टीचिंग और रिसर्च, देन इट इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट दैट यू शुड डाइव डीप इन द टॉपिक। अगर सपोज कीजिए आपको टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, रिसर्च लाइन में नहीं जाना है, तब आप थोड़ा सा बस सिलेबस में ही स्टिक होकर रह सकते हैं, कि सिलेबस में ही आप स्टिक रहे और अपना आप एग्जामिनेशंस को पास करते गए, आपको डिग्री मिल गई। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइन में, आप टीचिंग लाइन में, रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बच्चों को वही चीज़ समझाना है जो आप खुद समझें। और आइंस्टाइन, आप लोग को पता ही होगा, आइंस्टाइन बहुत ही महान मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। तो उनका ये कहना था, आइंस्टाइन का ये कहना था, जिनको नोबेल प्राइज मिला था ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के इक्वेशन को डिराइव करने पे, तो उनका ऐसा कहना था कि अब जब आप किसी चीज़ को किसी और को सिखा देते हैं, तब ये माना जा सकता है कि आप भी उस चीज़ को समझ चुके हैं। नेक्स्ट, डू एज मच रिसर्च एज यू कैन। रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल इन द इंटरनेट। सही बात है भाई, इंटरनेट में बहुत रिसर्च पेपर्स रहते हैं एंड सम प्रेस्टिजियस पब्लिशिंग साइट्स। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, कि आपको रिसर्च करना जरूरी है इंटरनेट पे, किसी भी टॉपिक को लेके। डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, सब ऑथर्स रहते हैं जिनका आपको नॉलेज, जिनको रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ना चाहिए। बी सिंसियर एंड रेस्पेक्टफुल फॉर व्हाट यू हैव चूजन एज योर सब्जेक्ट और करियर। नो क्राइंग ओवर वाई आई टुक दिस फील्ड एज अ करियर और व्हाट इफ आई हैड चूजन दिस और दैट। देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाला चीज़ क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होता है, चैप्टर 3 को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, देखिए। मेरा यहाँ पे कहना है कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि लोग कोई सब्जेक्ट को ले लेते हैं और लेने के बाद उनको प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों शुरू में पहले पता रहता है, लेकिन अगर कॉन्स उनको ज़्यादा दिखने लगता है, मतलब किसी चीज़ को लेने का अगर नुकसान उनको ज़्यादा लगने लगता है, तो वो लोग का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में या उस करियर पाथ में चला जाता है। और जैसे ही इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं वो लोग, तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब एक चीज़ तो समझना होगा ना कि आप जिस सब्जेक्ट को चुने हैं, सपोज कीजिए कोई इंसान को सिविल इंजीनियरिंग नहीं पसंद है, लेकिन वो मजबूरी में सिविल इंजीनियरिंग में घुस जाता है। अब वो ना खुद पढ़ रहा है और साथ में वो किसी का सीट ले चुका है, वहाँ पे सीट छीन के बैठा है। ठीक है, आप अगर किसी सीट में बैठे हैं, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपकी वजह से कोई एक इंसान होगा जो नहीं पढ़ पाया उस कॉलेज में, होगा ना भाई। तो अगर आप उस कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, आप उस चीज़ को, रिसोर्स को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, सीख भी नहीं रहे हैं, और लेकिन एक सामने वाला जिसको मौका नहीं मिला किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, वो अगर आपकी जगह आता तो कितना जुनून के साथ पढ़ता। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी के सीट को लेके वहाँ पे बैठे हैं, तो आपको उस चीज़ पे बहुत डीप डाइव करके अच्छे से पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टली पढ़ना चाहिए, और कोई कोई भी अफ़सोस नहीं होना चाहिए। और अगर आप रियली फेड अप हैं, तो जितना जल्द से जल्द हो वो सीट को वैकेंट करें, ताकि जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं, जो एडमिशन प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कॉलेज प्रशासन है, वो फिर से एडमिशन का कोई प्रक्रिया चालू करे, जिससे और भी बच्चों को मौका मिला एडमिशन के लिए। इफ़ यू आर, वो इसलिए मैंने लिखा है, देखिए, कि इफ़ यू आर रियली फेड अप विद द सब्जेक्ट और करियर, देन लीव इट इन प्लेसिंग ऑफ कर्स इन प्लेस ऑफ कर्सिंग इट। उसको बार बार कोसने से अच्छा है कि आप छोड़ दीजिए उसको, ताकि जिसको इंटरेस्ट हो वो कम से कम आए, और आपको जहाँ पे इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को फिर आप पढ़ने के लिए आगे जा सकते हैं। चैप्टर 4 देखिए डील करता है कि चैप्टर 4 फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी कि स्कूल गोइंग बच्चों को क्या करना चाहिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, किस तरह के तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए।
अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। वेब सीरीज़ से लेके, मूवीज़ से लेके हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बोलबाला है। तो देखिए, देयर आर मैनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर व्हिच सीरियस स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉन सीरियस स्टूडेंट्स एज़्यूम कर रहे हैं प्रिपेयर करने का। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक सीरियस स्टूडेंट्स, एक नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो रियली प्रिपेयर करते हैं और जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो सीरियस स्टूडेंट्स के साथ बस दोस्ती निभाते हैं, ठीक है? उनके साथ रूम में रहना, उनके साथ कोचिंग जाना, उनके साथ बात करना, उनके साथ डिस्कस करना। लेकिन वो बस एज़्यूम करते रहते हैं कि जिस तरह मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है, मैं भी उसी तरह तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये बस एज़म्पशन है और जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम्स क्रैक भी नहीं हो पाता है और आपको इसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा दिखती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कीजिए, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है वहाँ पे आप सीरियस स्टूडेंट बन के तैयारी कीजिए। ना कि वहाँ पे रहिए जहाँ पे आपका फलना-फलना दोस्त एनरोल्ड किया हुआ है और वो उस चीज़ में तैयारी कर रहा है। आपको जहाँ मन है आप वहाँ जाइए ताकि आप सीरियसली उस चीज़ की तैयारी कर सकें। अब देखिए, क्या-क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, आईआईटी जेईई होता है, नेट एग्ज़ाम होता है, आईआईएम कैट होता है, आईएफटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है। अब सपोज़ कीजिए कि आईआईएफटी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब सपोज़ कीजिए ये आईआईएफटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है, किसी इंसान को ये देना है। अब वही बंदा इस इंटरेस्टेड है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम पे, साथ में वो आईआईटी जेईई का भी तैयारी कर रहा है। तो वो या तो आईआईएफटी के लिए नॉन सीरियस स्टूडेंट हो जाएगा या नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो जाएगा या आईआईटी जेईई के लिए वो नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो जाएगा या तो दोनों में ही उसको लॉस हो सकता है। तो किसी एक एग्ज़ाम का ही तैयारी करना अच्छा है और उस पर बहुत डीप डाइव करना चाहिए। सीयूईटी का तैयारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? तो ये जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये मैं 2019 में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। मैंने वहाँ पे अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की थी। तो मेरा उस टाइम ध्यान सिर्फ इसी एग्ज़ाम में था, तो इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। लेकिन अगर मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स में ध्यान देता, तो मैं उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाता। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है और यूपीएससी और भी वेरियस एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट क्लरिकल और स्टेट स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और भी वेरियस एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट और नेशनल लेवल पर होते हैं। तो जिनको भी गवर्नमेंट ज्वाइन करना होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करनी होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल में हो या नेशनल लेवल में हो, तो वो ये इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है, इस पेज में अच्छे से आया नहीं है थोड़ा, जो भी हो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लीव द थिंकिंग दैट यू आर अ टॉपर और वर अ टॉपर इन योर स्कूल और कॉलेज और वट एवर, लीव दिस बुलशिट थिंकिंग। ये मैंने क्यों कहा है, देखिए, आप अपने कॉलेज में या स्कूल में सपोज कीजिए आप टॉपर थे, बहुत अच्छी बात है, आपने उस टाइम मेहनत की होगी, आपने उस टाइम सैक्रिफाइस किया होगा, डिसिप्लिन रखा होगा खुद में, इसलिए आप टॉपर बने थे उस समय, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वर्तमान मैटर करता है, ओनली प्रेजेंट मैटर्स, ठीक है? तो पास्ट आपका अच्छा था, बहुत अच्छी बात है, पर प्रेजेंट भी अच्छा रहना चाहिए और प्रेजेंट जब अच्छा रहेगा तो फिर आप जब फ्यूचर में चले जाइएगा जो फिर से दोबारा प्रेजेंट बनने वाला है, तो आप घूम के देखिएगा तो आपका पास्ट तब भी अच्छा रहेगा। तो ऑलवेज याद रखिए कि पास्ट में नहीं रहना है, चाहे पास्ट कितना भी खूबसूरत रहे, पर पास्ट को लेके मत चलिए, कभी नहीं, नेवर। चाहे वो कितना भी खूबसूरत रहा हो या कितना भी खौफनाक पास्ट रहा हो, आइदर इट वाज गुड और इट वाज बैड, आइदर इट वाज वर्स्ट और इट वाज बेस्ट, नो मैटर हाउ इट वाज, कोई मैटर नहीं करता कि कैसा वो था, यू शुड ओनली फोकस ऑन द प्रेजेंट। तो हो सकता है आप टॉपर रहे हों या या एवरेज स्टूडेंट रहे हों या कैसे भी स्टूडेंट रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं तो आपको फिर से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स रहते हैं या जिनका एकेडमिक लाइफ थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छा रहता है, उनको थोड़ी आसानी होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करने में या क्रैक करने में, ये बात सही है। और ये एक जायज़ बात है कि ये होना भी चाहिए। जो इंसान शुरू से अपना बेस अच्छा तैयार किया है, जो फंडामेंटल्स जिसका अच्छा है, जिसने बहुत अच्छे से बचपन से होल लाइफ पढ़ाई की है, तो उसको तो भाई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसने मेहनत करके पाया है। उसको कोई परोस के तो दिया नहीं है ना, उसको परोस के कुछ नहीं मिला है, उसने मेहनत किया है।
तो उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, ये थिंकिंग होनी नहीं चाहिए। जो लोग टॉपर्स हैं उनमें ये अहंकार, ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं थ्रू आउट द लाइफ टॉपर था, तो मैं इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लूँगा आसानी से, ये गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे, जो लोग एवरेज स्टूडेंट्स थे, उनमें ये डर भी नहीं होना चाहिए कि मैं थ्रू आउट द स्कूल लाइफ, एकेडमिक लाइफ अच्छा नहीं था, तो मैं शायद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा ना कर पाऊँ। ये दोनों ही थिंकिंग गलत है। तो देखिए, ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने इसीलिए बोल्ड में रखा है सब कुछ। देखिए, इफ़ यू नो एवरीथिंग देन यू टेंड टू नो नथिंग इन फ्यूचर। मैंने क्यों कहा कि ऐसे फीलिंग नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचिएगा ना, तो आपको लगेगा मुझे सब पता है, और आप सीखिएगा नहीं, ठीक है? और ये दुनिया अभी बहुत डायनामिक हो चुकी है, बहुत डायनामिक हो चुकी है। डेली कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ नया चीज़ें आ रही हैं, न्यू-न्यू चीज़ें आ रही हैं, जो आपको सीखना पड़ेगा जल्द से जल्द, बग अप करना पड़ेगा, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जीरो ईगो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू नो द बेसिक्स, अगर आप बेसिक्स जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग फॉर यू, आपके लिए, ठीक है? आपके लिए बहुत एप्लॉज़ हो इसमें, बट इट्स इन वैन, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपको पहले से कितना पता है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप उस एग्ज़ाम को देने के बाद कैसा रिज़ल्ट्स करते हैं, कैसा रिज़ल्ट्स शो करते हैं, ये मैटर करता है। इसलिए कुछ फ़ायदा है नहीं इस चीज़ में, ठीक है? अंटिल यू विन द रेस, जब तक आप रेस को जीतते नहीं है ना, तब तक आप पहले से कितना जानते थे, या कितना आप तैयारी कर रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सब कुछ वेस्ट ही जाएगा। अंटिल एंड अनलेस यू विन द रेस, आप रेस जीत जाते हैं, तो आप जो स्टॉक्स में आके, यूट्यूब चैनल्स पे आके, पॉडकास्ट में आके अपनी जर्नी को बता सकते हैं। लेकिन आप नहीं बन पाए तो आपका पॉडकास्ट भी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है? इट्स नॉट ऑल इट्स नॉट एट ऑल एन इशू इफ यू स्टे हम्बल एंड एक्सेप्ट आई डोंट नो दिस बट आई वांट टू लर्न। सही बात है। मैंने ये, देखिए, ये पैराग्राफ मैंने क्यों लिखा कि बहुत लोगों को ईगो पे लग जाता है, या लोग सोचते हैं कि अगर मैं बोल दूं मैं ये चीज़ नहीं जानता हूं, या मैं ये चीज़ नहीं समझ पाया, तो लोग समझेंगे देखो इसको ये चीज़ नहीं आता है, और इस शर्म में ये लोग बोल नहीं पाते। लेकिन नहीं, हमेशा याद रखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान अर्जन करने में और खाना खाने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आप पेट भर के खाइए, ठीक है? वहाँ पे आप शर्म कीजिएगा तो आपको प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स नहीं मिलेंगे। और कभी भी ज्ञान अर्जन करने में, मतलब ज्ञान प्राप्ति करने में कभी शर्म मत कीजिए। आपको जो जानना है, जो सीखना है, आप अपने गुरु से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए। इस चीज़ में दिस इज़ एक्चुअली ग्रेट, ये ग्रेट होता है, और इस चीज़ के लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। एंड दिस क्लियर थिंकिंग, ये हम्बल नेचर की वजह से, इस क्लियर थिंकिंग की वजह से, ठीक है ना? ये जो क्लियर थिंकिंग है, अगर मान लीजिए ऐसा क्लियर थिंकिंग रखने के बाद आपको कोई तारीफ नहीं भी मिलती है, या आपको क्रिटिसिज्म देखना मिलता है, दोनों ही केस में परवाह मत कीजिए, आप अपने रास्ते में रहिए। चैप्टर 5, द पावर ऑफ क्लैरिटी प्लस डिसिप्लिन प्लस परजर्वेरेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने अभी तक आपको जो समझाया, और मेरा ये जो चैनल डेडिकेटेड है क्लैरिटी देने के लिए, है ना? तो आपको जब क्लैरिटी मिल जाती है ना, साथ में आपका डिसिप्लिन होता है, आप रेगुलर तरीके से पढ़ रहे हैं। आप एक दिन में कितना पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और परसेवरेंस रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसी डिसिप्लिन को फॉलो करने के बावजूद आप किसी एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाते हैं, आप एक्सेल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे रुक नहीं जाना है। आपको फिर सेकंड बार ट्राई करना है, फिर रुक नहीं जाना है, थर्ड बार ट्राई करना है, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के इस लाइन में आए हैं ना। इस चीज़ को भी मैं डील करके कभी और एक वीडियो रखूँगा कि किस फ़ील्ड को पकड़े, गवर्नमेंट जॉब का फ़ील्ड पकड़े, या प्राइवेट जॉब का फ़ील्ड पकड़े, या बिज़नेस सोचे, या अपने किसी पैशन को फ़ॉलो करे। तो इस चीज़ पे भी मैं डील करते हुए एक वीडियो लगाऊँगा, एक वीडियो रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल कि अगर आपने एक चीज़ चुन लिया है, जब आप एक डिसीज़न को ठान चुके हैं, तो अब आपको उस लाइन में डेडिकेशन के साथ रहना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ ज़ीरो से स्टार्ट करना है? ताकि आप हम्बल होके चीज़ों को सीख पाएँ। लर्न द कॉन्सेप्ट्स, आप कॉन्सेप्ट समझिए। हाँ, लेकिन कंपटीशन लाइन में क्या होता है, डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उस लाइन के टीचर बनना चाहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप नीट, आईआईटी, जेईई या एसएससी, यूपीएससी की तैयारी में एज़ अ टीचर रिक्रूट होना चाहते हैं, या एज़ अ टीचर भी जॉइन करने का सोच रहे हैं, तब आप बहुत डीप जाके किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का। वरना आपको बस समझना है, क्वेश्चंस बनाना सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको उस सेंस को आपको क्रिएट करके आगे बढ़ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं, तो पहले से किस तरह से वो एग्जाम्स चलते आ रहा था, क्या पैटर्न था, क्या क्वेश्चंस आते थे, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है?
कभी भी हम अपने किसी भी प्रोग्राम में एक ऑर्गेनाइज़र रखते हैं, तो उस ऑर्गेनाइज़र को हम लोग कहते हैं कि आपको एक मैरिज सेरेमनी के लिए, रिसेप्शन नाइट के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है सब कुछ। तो वो क्यों इतने आसानी से, क्यों इतने अच्छे तरीके से कर लेता है? वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि उसने प्रीवियसली काफ़ी मैरिज सेरेमनीज़ में डेकोरेशन और मैनेजमेंट का ज़िम्मा उठाया था। तो इसी प्रकार जब आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं, तो उससे पहले 10 साल, 5 साल पहले कैसा क्वेश्चन्स आता था, इस पैटर्न को अगर आप समझ जाएँगे, तब आप न्यू क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि प्रीवियस ईयर्स को, पेपर्स को क्या करना है, एनालाइज़ करना है, ऑब्ज़र्व करना है। तब आप तैयारी करने के समय आप समझ पाइएगा कि किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स को छोड़ देना है। मतलब आपको डबल खटाली नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। देखिए, और एक चीज़ है, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जो कामयाब हो जाता है उसके पीछे लोग भागने लगते हैं और उसी से कामयाबी का राज़ पूछने लगते हैं। लेकिन 99% लोग ना अपने कामयाबी का राज़, गुरु मंत्र आपको कभी नहीं बताएँगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। कभी भी वो गुरु मंत्र नहीं बताएँगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि मैक्सिमम केसेज़ में क्या होता है ना, एक इंसान अगर एस्टेब्लिश हो गया है, तो वो कभी दूसरों को नहीं बताएगा कि वो किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ है। वो ऊपर-ऊपर थोड़ा बता देगा, लेकिन एकदम की फैक्टर्स वो नहीं बताएगा। लेकिन जो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया ना, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिम और हर, he or she will clearly establish all the rules before you. वही इंसान जो किसी कारणवश नहीं बन पाया मेहनत करने के बावजूद, वही आपको एक्चुअल मंत्रा दे पाएगा, क्योंकि वो एक लॉयल इंसान है, क्योंकि वो एक उदार इंसान है। वो चाहता है कि मैं उस चीज़ को नहीं पाया, कोई बात नहीं, मेरे जूनियर्स उस चीज़ को पा लें। तो मैं कहूँगा कि जो भी सीरियस स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम को देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो स्पोर्ट्स में कोई आगे नहीं बढ़ पाया हो, ठीक है? इससे मुझे एक किस्सा याद आया, मैं अभी बताऊँगा। पहले ये क्लियर कर देता हूँ। तो उनसे आप पूछिए जिनसे जिन्होंने उस एग्ज़ाम को दिया और वो उस चीज़ को किसी भी रीज़न से क्रैक नहीं कर पाए या नहीं किए, और आज लाइफ़ में वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कामयाबी किसी एग्ज़ाम की मोहताज नहीं होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कामयाबी कभी भी किसी एग्ज़ाम की, किसी एंट्रेंस टेस्ट की मोहताज नहीं होती है। जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें औकात होगा, वो कामयाब बनेगा। उसको किसी का दम नहीं है कि उसको कोई रोक ले, ठीक है? और इससे मुझे किस्सा जो याद आया, मैं बताता हूँ। एम एस धोनी का जो मूवी देखा था मैंने, उसमें देखा था कि एम एस धोनी ऐसे-ऐसे क्रिकेटर से भी सलाह-मशवरा लेते थे, एडवाइसेस लेते थे, जो लोग रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे या जो लोग लो लेवल क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन फिर भी एम एस धोनी में वो एरोगेंस नहीं था कि मैं इनसे क्यों पूछूँ। वो बहुत ही हम्बल थे और सारा एडवाइसेस लेते थे लोगों से, ठीक है? ताकि वो उन चीज़ों को अप्लाई कर सके अपने क्रिकेट में। इसी तरह अगर किसी इंसान का नहीं भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है, फिर भी आप हम्बल होके उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट के साथ उनसे सीखें कि उनसे क्या गलती हुई थी या उनके स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, स्ट्रैटेजीज़ क्या रही होंगी, इन सबको जानना ज़रूरी है। फिर देखिए, तो मैंने बता दिया कि वो अपने इफ्स एंड बट्स, अपने पूरे जर्नी को शेयर करेंगे। और वैसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आप इंटरनेट में खोज सकते हैं, मत लीजिए, यूट्यूब में देख सकते हैं, या अपनी लोकेलिटी में भी आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको सलाह-मशवरा अच्छा दे पाएँ। इन अ नटसेल, लास्ट में देखते हैं, वीडियो एंड की ओर है। तो यहाँ पे देखते हैं, द जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग सुपर स्टूडेंट इन एनीथिंग रिक्वायर्स, क्या-क्या चीज़ चाहिए होती है एक सुपर स्टूडेंट बनने के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में सुपर स्टूडेंट बनना चाहें। एक साउंड माइंड, दैट मीन्स आपका एक हेल्दी ब्रेन होना चाहिए, एक हेल्दी फिजिक के साथ। अब एक हेल्दी ब्रेन और हेल्दी फिजिक रखने के लिए क्या करना है, इसको लेके मैं फर्दर वीडियोस रखूंगा फ्यूचर में। एक कंट्रोल्ड माइंड होना चाहिए। माइंड आपको कंट्रोल ना करे, आप माइंड को कंट्रोल करें। आपका कॉन्शियसनेस, आपका संस्कार आपके माइंड को कंट्रोल करे, ऐसा होना चाहिए। डिसिप्लिन, डेडिकेशन तो है ही। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये बात किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी है। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, और याद रखिए, प्रैक्टिस करते हुए ही रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, द बेस्ट थिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू इन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आपको प्रैक्टिस ही करता है। और एक चीज़ याद रखिए, जो एक गोल्डन रूल है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार नहीं मानना है, कभी भी हार नहीं मानना है। मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता हूँ, मैं भी बहुत चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ, लाइफ में बहुत सपना देखा हूँ, बहुत ड्रीम्स है,
ठीक है? कभी पूरा होता है, कभी नहीं होता है, कभी बहुत बुरी तरीके से वो सपना टूट जाता है एकदम काँच के बिखरने की तरह, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना सही नहीं है, आपको रिज़ल्ट शो करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी गिव अप नहीं किया मैंने, कभी भी हार नहीं मानी। इस तरह आप भी कभी हार मत मानिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा रखिए। और मेरे छोटे भाई-बहन, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, मेरे आस-पास जो भी इस वीडियोज़ को देखें, इस वीडियो को देखेंगे, मैं चाहता हूँ उन लोगों में ये क्लैरिटी रहे। इसलिए मैं इस चैनल को लाया हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से सोचें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। आपको कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड इंसान आके आपको माइंड को डिस्टर्ब ना कर जाए, आपके दिन को बिगाड़ ना जाए। आप में वो कंट्रोल पावर हो, आपके माइंड में वो कंट्रोल पावर हो कि आप बिंदास होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। फिर दिखाइए ना आप में कितना औकात है, दुनिया को दिखाइए आपका औकात। लेकिन किसी को आपको रोकने मत दीजिए, चाहे मेंटली, फिज़िकली हो। कोई भी आके, कोई भी ऐरा-गैरा आपके आके आपको कुछ बोल दे और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएँ, ये कभी नहीं होना चाहिए। लास्ट में ऑल द बेस्ट, यू टू कैन बिकम अ सुपर स्टूडेंट। आप सभी को ऑल द बेस्ट और आप लोग सब एक सुपर स्टूडेंट बन सकते हैं, बहुत लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए जो मैंने एक श्लोक रखा है और एक हिंदी में बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है। पहले मैं उस श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्त्र दुर्लभः। ठीक है? इसका मतलब कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो यूज़ ना होता हो या जिसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा, जिसका मंत्र बनने में यूज़ ना हो। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है। हर अक्षर का कहीं न कहीं किसी मंत्र में या किसी लाइन को लिखने में यूज़ होता है। इसी तरह कोई भी ऐसा मूल नहीं है, कोई भी ऐसा रूट नहीं है जो औषधि ना बन पाए। किसी न किसी रोग के लिए वो औषधि ज़रूर होगी। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, यहाँ पे पुरुष मीन्स इंसान है, ठीक है? तो इंसान में नर-नारी दोनों आते हैं, तो कोई भी ऐसा नर या नारी नहीं होगी जो अयोग्य होंगे। कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो सब में होता है और कोई भी ऐसा योजक नहीं है, कोई भी ऐसा योजक शस्त्र नहीं है, ठीक है? जो मिलना दुर्लभ ना हो, ठीक है? मतलब सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो हमेशा अच्छाई की ओर ही ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठ नहीं उत्तम बनने का प्रयास करो। हमेशा याद रखिए, अगर आप कंपैरिज़न कीजिएगा, अगर आप किसी एक सिलेक्टेड पर्सन से अच्छा बनने का कोशिश कीजिएगा, अगर आपके मन में टारगेट चल रहा है मैं अपने चाचा के बेटा से अच्छा रिज़ल्ट करूँगा, मैं अपने मौसी के बेटा से अच्छा रिज़ल्ट करूँगा, मैं अपने गाँव के दोस्तों से अच्छा रिज़ल्ट करूँगा, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। अगर ऐसा आप लोग मानसिकता रखते हैं, तो आप लोग गलत रास्ते में हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते में। आपको किसी एक सिंगल पर्सन से आगे नहीं बढ़ना है। उससे आप ऐसा नहीं कि जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लेंगे। एक इंसान को नीचा दिखा के या एक इंसान से आप 2 पैसा ज़्यादा कमा के क्या हासिल कर लेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप ऐसा ऐसे भी इसलिए भी सोच सकते हैं कि आप किसी से बदला लेना चाहता हूँ। किसी ने हो सकता है कि आपको कभी इंसल्ट किया हो और अब आप चाहते हैं कि मैं उससे भी बहुत आगे बढ़ के बदला लूँगा। लेकिन नहीं, ये बदले की मानसिकता नहीं रहनी चाहिए, कम से कम ये करियर फ़ील्ड में बदले की मानसिकता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आप श्रेष्ठ नहीं, उत्तम बनने का कोशिश कीजिए। आपके मन में रहना चाहिए मैं अच्छा बनूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे लोगों को नीचा दिखाना है या लोगों को चिढ़ाना है। मैं अच्छा बनूँगा क्योंकि मुझे अच्छा बनना चाहिए। मैं ज़्यादा पढ़ूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैं ज़्यादा डेवलप करूँगा क्योंकि मुझे इस सृष्टि के विकास के लिए, इस नेचर के विकास के लिए, इस दुनिया के अस्तित्व के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान ऐसा सोचेगा तभी तो हर इंसान डेवलप करेगा, तभी तो ये दुनिया डेवलप करेगी। वसुधैव कुटुम्बकम को हम लोग परिभाषित कर पाएँगे। ठीक है? तो उत्तम बनने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? बाकी जय माँ काली, हर हर महादेव। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। मुझे बहुत बहुत मेहनत से मैंने इस पीपीटी को बनाया है और आप सभी को समझाया मैंने ये समय अपना देके। तो इन चीज़ों को समझें, अपने जीवन में उतारें और लाइफ में आगे बढ़ें। सब कुछ अच्छा होगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।